गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए हम लोग कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ेंगे। हम लोग कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ेंगे पाठ 2। एक हमने पढ़ा भी दिया था और आपको लिखवा भी दिया है। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे कक्षा 6 का विज्ञान सजीवों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे है आपका पाठ 2 सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों का वर्गीकरण ये है पाठ 2 जिसमें हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? देखिए इसमें हम अकशेरुकी जंतु पढ़ रहे थे। इसमें हम अकशेरुकी जंतु पढ़ रहे थे जिसमें कृमि ये 3 प्रकार के होते हैं, चपटे, गोल व अखंड या खंड वाले। अब कृमि 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? या तो चपटे होंगे या फिर गोल होंगे या फिर सखंड या खंड वाले। खंड मतलब अलग अलग भाग वाले। देखिए क्या है, ये दुबले पतले होते हैं। जो कृमि होते हैं क्या होते हैं? दुबले पतले होते हैं। कुछ कृमि लाभदायक होते हैं और कुछ कृमि हानिकारक होते हैं। अब जो कृमि है ये अकशेरुकी जंतु में आता है, ठीक है, ये अकशेरुकी जंतु में आता है। अब इसमें क्या होता है कि ये कृमि जो जंतु होते हैं, अकशेरुकी जंतु जो कृमि होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं जो हमें क्या करते हैं, कुछ लाभ पहुंचाते हैं, और कुछ हानिकारक होते हैं जो कुछ हमें हानि पहुंचाते हैं। जैसे है केचुए हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जो केचुआ होता है वो क्या है, हमारे लिए लाभदायक होता है। यह खेतों की मिट्टी को भुरभुरी कर देते हैं। केचुआ अक्सर मिट्टी में पाए जाते हैं, तो ये जो खेतों में यदि है तो वो हमारे खेतों के लिए कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये खेतों की मिट्टी को क्या करते हैं, चालते हैं, भुरभुरी बना देते हैं, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है, अन्य उपज करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। कुछ कृमि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जो कुछ कृमि है वो क्या होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जैसे छोटे बच्चों के पेट में किसी अन्य गंदगी के कारण कृमि चले जाते हैं। जैसे होता है ना कि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो छोटे बच्चों के पेट में ज़्यादा होता है कि वो मिट्टी खाते रहते हैं, तो क्या होता है कि किसी तरह उनके पेट में ये पड़ जाते हैं, जिससे बच्चे स्वस्थ नहीं रहते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। जिससे बच्चे क्या होते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं। उदाहरण केचुए, फीता कृमि आदि। अब ये क्या है, केचुए हैं, केचुए पेट में भी पड़ते हैं, और कीड़े फीता कृमि आदि। जोक भी एक कृमि है जो तालाब में रहता है। जब कोई पशु या मनुष्य तालाब में घुसता है तो यह उसकी त्वचा से चिपक कर खून चूसता है। जोक के बारे में आपने सुना होगा, ये पानी में रहते हैं। यदि हम पानी में जाते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे हाथों या पैरों में जो भी हमारा शरीर का अंग पानी में है उससे चिपक जाते हैं ये, और खून चूसने लगते हैं। ये प्राणी मुख्यतः स्थलीय होता है। अब ये प्राणी जो है क्या है, मुख्यतः स्थलीय होता है। मुख्य रूप से यह स्थल में पाया जाता है, जो मैदान तथा रेगिस्तान में मिलते हैं। कुछ पानी में भी पाए जाते हैं, कुछ क्या होता है, पानी में भी पाए जाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से स्थल पर रहते हैं। अब है दूसरा सूली त्वचा वाले जंतु। दूसरा क्या है आपका, सूली त्वचा वाले जंतु। नाम से ही सूली, कुछ नुकीला जैसा भास हो रहा है, सूली त्वचा वाले जंतु। सूली त्वचा वाले जंतु। अब देखिए सूली त्वचा वाले जंतु, ये समुद्री जंतु होते हैं। ये क्या होते हैं, समुद्री जंतु होते हैं। इनका शरीर तारे की तरह बेलनाकार गोलाकार होता है। इनका जो शरीर होता है कैसा होता है, तारे की तरह। तारा आप देखिए ना, स्टार बनाते हैं आप अपने कॉपी में कलर में इस तरह से, तो इनका आकार तारे की तरह गोलाकार या बेलनाकार होता है। इनकी त्वचा रूखी व नुकीली होती है। जो इनकी त्वचा होती है वो क्या होती है, नुकीली होती है। इनकी त्वचा पर कांटे होते हैं। देखिए नाम से ही पता चला था कि कुछ नुकीला जैसा होगा, तो
इनका शरीर ढका रहता है। इनमें श्वसन क्रिया गलफड़ों या फेफड़ों से होती है। अब ये जो मोलस्का होते हैं कहाँ से श्वसन करते हैं? गलफड़ों और फेफड़ों से, जैसे घोंघा, ऑक्टोपस, शंख, कौड़ी आदि। घोंघा तो हम सब जानते हैं, शंख भी देखे हैं। तो ये क्या है? एक मोलस्का है जो कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है और इनकी जो त्वचा होती है एक विशेष परत से क्या होती है? ढकी होती है और ये श्वसन करते हैं गलफड़ों और या फिर फेफड़ों से। अब है आगे आर्थ्रोपोडा। आगे है आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ये क्या है? आर्थ्रोपोडा एक अकशेरुकी जंतु है। देखिए आर्थ्रोपोडा नीचे भी न लगा हुआ है। आर्थ्रोपोडा इस प्रकार के जंतु पृथ्वी, जल तथा हवा तीनों में रह सकते हैं। जो इस प्रकार के जंतु होते हैं वो जंतु पृथ्वी पर, जल में और हवा में सब जगह रह सकते हैं, तीनों जगह। ये खंडदार टांगों वाले होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारे पैर होते हैं। खंडदार, खंड खंड में कई भागों में बटा हुआ होता है। इस प्रकार के टांगों वाले होते हैं। इनका शरीर एक्सोस्केलेटन त्वचा द्वारा चारों ओर से ढका होता है। एक निश्चित समय के बाद एक्सोस्केलेटन मृत हो जाता है। इसको एक्सोस्केलेटन है ये मृत हो जाता है और जंतु के शरीर पर से उतर जाता है। उदाहरण के लिए जूं, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा आदि। अब है सिलेट्रेटा। क्या है आगे? सिलेट्रेटा। इनके शरीर के अगले भाग में मुख होता है। इनका जो शरीर होता है, इनके शरीर के आगे वाले भाग में मुख होता है। इनका मुंह शरीर के आगे वाले भाग में होता है। इस पर स्पर्शक लगे होते हैं जिन पर डंक कोशिकाएं होती हैं। इनकी सहायता से ये अपना भोजन ढूंढते हैं। जिसके शरीर में केवल एक गुहा होती है जो जठर वाहिनी गुहा कहलाती है। जिनके शरीर में क्या होती है? एक गुहा होती है जिसे जठर वाहिनी गुहा कहते हैं। इनमें भोजन का पाचन होता है। ये मुख द्वारा बाहर को खुलती हैं। मुख ही गुहा का कार्य करता है। इनका जो मुख होता है वही क्या करता है? गुहा का कार्य करता है। अलग से कोई गुहा नहीं होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, लाल मूंगा, जेलीफिश आदि। अब कीट, आगे है कीट। कीट के शरीर के 3 भाग होते हैं। जो कीट पतंग हम देखते हैं उसके शरीर के 3 भाग हैं, सिर, वक्ष तथा उदर। वक्ष पर उड़ने के लिए पंखों का जोड़ा, 3 जोड़ी पैर होते हैं। अब इनके वक्ष पर क्या होता है? उड़ने के लिए पंखों का जोड़ा होता है, पंख होते हैं दोनों तरफ और 3 जोड़ी पैर होते हैं। ज़्यादातर कीट उड़ सकते हैं। ये भोजन के रूप में वस्त्रों तथा पौधों को खा जाते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन इनको चाहिए, इनको भी भोजन चाहिए, तो ये भोजन की खोज में वस्त्रों और पौधों को खा जाते हैं। उदाहरण के लिए दीमक, ततैया, मच्छर आदि। अब है आगे आपका तीसरा परजीवी। आगे हमें पढ़ना है क्या? परजीवी। देखिए परजीवी क्या होते हैं? देखिए कुछ जीव जंतु दूसरे जीवों के शरीर पर रहते हैं। कुछ जीव जंतु क्या होते हैं? दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं तथा उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जंतु क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। कुछ जंतु जो होते हैं दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम परजीवी कहते हैं। जैसे अमीबा, फीताकृमि, जूं, यकृत, पड़ाव आदि परजीवी जंतुओं के क्या है? ये उदाहरण है। परजीवी जंतु जिन जंतुओं के शरीर पर रहकर आश्रय एवं भोजन पाते हैं उनके लिए प्रायः हानिकारक ही होते हैं। अब ये जिस जीव पर रहते हैं, जिनसे ये भोजन पाते हैं, उनके लिए क्या है? हानिकारक होते हैं। कभी कभी ये उनके शरीर को गंभीर रोगों से ग्रस्त भी कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये इतनी हानि पहुंचाते
हो जाते हैं। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मनुष्यों में मलेरिया तथा एंट अमीबा नामक परजीवी पेचिश रोग का कारण है। अब देखिए पेड़ पौधों का वर्गीकरण, ये तो हो गया आपका जीवों में। अब है आगे पेड़ पौधों का वर्गीकरण। पेड़ पौधों को कैसे वर्गीकृत किया गया, तो आगे है आपका पेड़ पौधों का वर्गीकरण। पेड़ पौधों का वर्गीकरण, देखिए हमारे परिसर में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हम इन वनस्पतियों की पहचान कर सकते हैं, इसके लिए इनका वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम कुछ वनस्पतियों के वर्गीकरण की प्रणाली आरंभ की थी। ये जो पौधों के वर्गीकरण की प्रणाली किसने आरंभ की थी, कैरोलस लिनियस ने। इस विधि का पूरे संसार में उपयोग किया जाता है। बहुत सी बातों के आधार मानकर पेड़ पौधों का वर्गीकरण किया गया है। बहुत सारे ऐसे बात हैं जिनको आधार मानकर क्या किया गया है, पेड़ पौधों को बांटा गया है। अब जीवन चक्र के आधार पर, पहला है आपका जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर पेड़ पौधों को बांटा गया है तीन प्रकार में। जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर प्रत्येक जीव जंतु की एक निश्चित आयु होती है। जो सभी जीव जंतु होते हैं क्या, एक निश्चित आयु होती है उनकी। एक निश्चित उम्र के बाद, एक निश्चित समय के बाद जब जन्म लेते हैं तो फिर सारी अपनी क्रियाकलापों के बाद वो क्या होते हैं, एक निश्चित समय एक ऐसा आता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस आयु को पूरा करते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ पेड़ पौधे भी अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, कुछ पेड़ पौधे 1 या 2 वर्षों तक जीवित रहते हैं। अतः कुछ पेड़ पौधे उनके जीवन चक्र के आधार पर बांटा जा सकता है। अब देखिए जैसे मनुष्यों में होता है कि मनुष्य जन्म लेता है, तब छोटा सा बच्चा रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, युवा होता है, फिर वृद्धावस्था में जाता है, और फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह पेड़ पौधे भी होते हैं। पेड़ पौधों में क्या, कुछ पेड़ पौधे 4 महीने में ही उगते हैं, फलते हैं, कट जाते हैं, मतलब वो मर जाते हैं। और कुछ पेड़ पौधे साल, 100 वर्ष, 200 वर्ष तक पुराने हैं, वो अभी तक चल रहे हैं। इस तरह से पेड़ पौधों का भी उम्र के आधार पर, जीवन चक्र, उनका पूरा जीवन चक्र के आधार पर उनको बांट दिया गया है। अब है इन्हें आयु के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। अब इनके आयु के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। जैसे पहला है 1 वर्षीय पौधे, पहला है आपका 1 वर्षीय पौधे, 1 वर्षीय पौधे, 1 वर्षीय पौधे, 1 वर्षीय पौधे। देखिए अब 1 वर्षीय पौधे क्या, ये पौधे एक ही ऋतु या वर्ष के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, अर्थात 1 वर्ष के कुछ महीनों के अंदर ही फलते हैं, फूलते हैं और अंत में सूखकर समाप्त हो जाते हैं। इसे 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। सामान्यतः ये साग, अनाज, जड़ी बूटियां आदि हैं, जिस उदाहरण के लिए मटर, गेहूँ, सरसों, राई, मक्का, चना, पालक आदि। अब देखिए 1 वर्षीय पौधों के अंदर वे पौधे आते हैं जो 1 वर्ष के अंदर कुछ महीनों तक ही उगते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, ठीक है, उसके बाद सूखकर वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के पौधों को 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। जैसे धान का पौधा है तो 4-5 महीने में क्या होता है, तैयार हो जाता है, उसे लगाया जाता है, बड़ा होता है, उसमें से धान निकलता है, उसको काटा जाता है, धान को अलग
मटर हो गया, चना हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब क्या है आपके 1 वर्षीय पौधे हैं। अब है द्विवर्षीय पौधे, दूसरा है आपका द्विवर्षीय पौधे। द्विवर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे, देखिए द्विवर्षीय पौधे में क्या है, जो पौधे 2 वर्ष के भीतर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, जो पौधे 2 वर्ष के भीतर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं उसे द्विवर्षीय पौधे कहते हैं। इनमें फूल और फल एक ही बार लगते हैं। पहले वर्ष में पौधे को कायिक भाग, जड़, तना तथा पत्तियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं और दूसरे वर्ष में जनन भाग में फूल, फल तथा बीज का निर्माण कर पौधे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के पौधे बहुत कम ही होते हैं, समांतर झाड़ी होते हैं। उदाहरण के लिए ठंडे प्रदेश में उगने वाले मूली, चुकंदर, सलजम, गाजर आदि। देखिए जो द्विवर्षीय पौधे होते हैं, 1 वर्ष में तो ये क्या होते हैं, केवल उगते हैं और बढ़ते हैं, इनके अंगों का विकास होता है, ठीक है, 1 वर्ष में ऐसा होता है। फिर दूसरे वर्ष में ये क्या होते हैं, फलते हैं, जिसमें फल फूल लगता है, वो है दूसरा वर्ष। तो ये 2 वर्ष तक ही क्या होते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। 2 वर्ष में ये उगेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो 2 वर्षीय पौधे, 2 वर्ष तक रहने वाले पौधे बहुत कम होते हैं। जैसे क्या है आपका मूली है, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाला मूली है, सलजम है, ठीक है, गाजर है आदि। अब है अगला तीसरा आपका बहुवर्षीय, अब है तीसरा आपका बहुवर्षीय पौधे, बहुवर्षीय पौधे। अब देखिए बहुवर्षीय पौधे क्या है, वे पौधे जिन्हें अपना जीवन काल पूरा करने में वर्ष लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं, बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। ये पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं और इनके संपूर्ण जीवन काल में फूल और फल लगते रहते हैं। इनकी जड़ें अत्यंत गहरी व मजबूत होती हैं तथा इनका तना अत्यंत काष्ठी व कठोर होता है। ये साग, झाड़ी या वृक्ष तीनों ही प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पीपल, बरगद, आम, कटहल, गुलाब आदि। अब देखिए नाम से ही पता चलता है बहुवर्षीय। तो ऐसे पौधे होते हैं जो सालों साल तक जीवित रहते हैं, सालों साल तक जीवित रहते हैं। इनका जो तना होता है बहुत एकदम कठोर होता है, इनका जो तना होता है बहुत कठोर होता है। ये कई वर्षों तक अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। इनके जो जड़ होते हैं बहुत गहरे और मजबूत होते हैं। इनका तना अत्यंत काष्ठी और कठोर होता है, उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, बहुत ही कठोर होता है वो। अब जैसे पीपल है, पीपल का पेड़ आपने देखा होगा, बहुत सारे पीपल, बरगद, ये सब 100-200 साल तक रहते हैं। आम, कटहल, गुलाब आदि, ठीक है। अब है आपके पुष्पीय पौधे। अब पुष्पीय पौधे क्या है, अब आगे देखिए पुष्पीय पौधे। दूसरा है पुष्पीय पौधे। पुष्पीय पौधों की अनेक जातियां होती हैं। अधिकतर इनके पुष्पीय पौधे या सपुष्प पौधे होते हैं। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प फल भी लगते हैं पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। अब ऐसे पौधे जिनमें क्या होता है, पुष्प लगता है, फल लगता है, ये क्या कहलाते हैं, पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। इनमें जड़, तना तथा पत्तियां स्पष्ट दिखाई देते हैं। पुष्पीय पौधे ऐसे पौधे जिसमें फल फूल लगते हैं और इनके जड़, तना तथा पत्ती स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ये तना है, ये पत्ती है, ये जड़ है, हमें स्पष्ट रूप से उसका दिखाई देता है। वो क्या कहलाते हैं, पुष्पीय पौधे कहलाते हैं, जिसमें फूल और फल लगते हैं। अब है आपका जैसे है इसमें, जैसे जान लीजिए उदाहरण आम, गुलाब, गेंदा, चमेली। अब है तीसरा आपका अपुष्पीय पौधे। अपुष्पीय पौधे, अपुष्पीय पौधे, जिन पौधों पर पुष्प, बीज और फल नहीं लगते हैं, जिन पौधों पर पुष्प,
कहलाते हैं। इनमें जड़, तने तथा पत्तियां का अभाव होता है। इसमें वंश की वृद्धि पुष्पों के स्थान पर एक विशेष प्रकार के जीवाणु द्वारा होती है। देखिए, अब ऐसे पौधे ये होते हैं जिनमें क्या होता है, इनकी जड़, तना तथा पत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं और न ही इसमें फल और फूल लगते हैं। और जब फल और फूल नहीं लगते हैं तो बीज भी नहीं होगा। जब फूल और फल नहीं होगा तो बीज भी नहीं होगा, तो बीजों द्वारा ये नए पौधों की उत्पत्ति भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो नए पौधों की उत्पत्ति के लिए विशेष प्रकार के क्या होते हैं, यहाँ पे विशेष प्रकार के जीवाणु द्वारा होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है जीवाणु, मांस, शैवाल, फर्न आदि। ये सब पौधे जो है क्या है, अपुष्पी पौधे हैं। ठीक है, अब मांस एक पौधा है जो वर्षा काल में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उगता है। अब मांस, जैसे उदाहरण के लिए आपने काई जैसे बोलते हैं, आप देखा होगा दीवारों पर बरसात के समय थोड़ा सा मखमल जैसा रोएदार लगा रहता है। ठीक है, तो वो क्या है, मांस है। उसका जड़, तना, पत्ती हमें कुछ नहीं पता चलता और ना ही उसमें फल और फूल लगते हैं, तो वो एक प्रकार का क्या है, अपुष्पी पौधा है। अब है स्वपोषी पौधे। अगला है आपका ये, अगला हो जाएगा स्वपोषी पौधे। चौथा है स्वपोषी पौधे। स्वपोषी पौधे जो पौधे, वे पौधे जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। देखिए, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में। जो पौधे की पत्तियां जो है हरी क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वहीं पौधे अपना भोजन बनाएंगे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हरे पेड़ पौधे, सीधे सीधे हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, वे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पौधे कहते हैं। ऐसे हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। अब है आगे परपोषी पौधे। आगे है आपका परपोषी पौधे। परपोषी पौधे, अब देखिए परपोषी पौधे क्या, जो पौधे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों अथवा जंतुओं पर निर्भर होते हैं, वे परपोषी पौधे कहलाते हैं। वे पौधे जो भोजन के लिए अन्य पौधे अथवा जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी पौधे कहते हैं। जो पौधे मृत तथा सजीवों से अपघटित शरीर को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वे मृत जीवी पौधे कहलाते हैं। अब देखिए, परपोषी में सीधे सीधे वे पेड़ पौधे जो दूसरे पौधे या दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उसे परपोषी पौधा कहते हैं। और एक होता है मृत जीवी, और ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो दूसरे मरे हुए जीवों पर भी निर्भर करते रहते हैं, उसे मृत जीवी पौधा कहते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता तथा कवक मृत जीवी पौधा है आपका। कुकुरमुत्ता और कवक क्या है, ये एक मृत जीवी पौधा है, जहाँ पे देखा होगा आपने कि कुछ पेड़ पौधे सूख गए हैं, वहाँ पे सड़ रहे हैं, तो वहाँ से क्या होता है, कुकुरमुत्ता उग जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, एक मृत जीवी पौधा है, मरे हुए पौधों या जीवों से वो उत्पन्न होता है, उस पर वो आश्रित रहते हैं। आगे है आपका साग। हरे व कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। ये सामान्यतः आकार में छोटे तथा इनमें विभिन्न शाखाएं भी नहीं होती हैं। इन पौधों की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है तथा सामान्यतः ये 1 या 2 मौसमों तक ही जीवित रहते हैं। अब ये साग में जैसे आप जानते हैं, जैसे धनिया, पालक, ये सब क्या है, एक प्रकार के शाकीय पौधे हैं जो बहुत ही छोटे कमजोर तने वाले होते हैं। ठीक है, अब है आगे आपका झाड़ी है, वृक्ष है, मधुद्भिद है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ना है, 1-2 दिन चलेगा अभी ये। ठीक है, अभी ये पाठ आपका पढ़ने के लिए 1-2 दिन चलेगा, तो आप पढ़ते रहिए और तैयार करते रहिए। बुक को ध्यान से आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आप बुक को 1-2 बार ध्यान से पढ़ते रहिए और छोटे छोटे प्रश्न
आपका एक